नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। यूपी में पिछले कई दिनों से सियासी हलचलें तेज हैं। मेल मुलाकात का दौर भी पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे तो एक बार फिर से यह हलचल तेज हुई। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अमित शाह की है, जिनसे मुलाकात करने उनके घर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जबकि दूसरी तस्वीर कल होने वाली मुलाकात से जुड़ी है। कल सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी से योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। इसके बाद कल ही दोपहर करीब 12:30 बजे सीएम योगी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की खबर है। और यह तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। आज जो कुछ देर पहले मुलाकात हुई है सीएम योगी की गृह मंत्री अमित शाह से, एक पुस्तक भेंट करते हुए दोनों की यह तस्वीर, गृह मंत्री और सीएम योगी की मुलाकात की तस्वीर। बेहद ही खुशनुमा अंदाज में दिखाई दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी। दोनों के बीच इस पुस्तक का आदान प्रदान। अमित शाह के घर पर पहुंचे थे सीएम योगी, लंबी मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसी बीच अनुप्रिया पटेल भी पहुंची थी, अपना दल की सांसद हैं, और ये उसी मुलाकात की तस्वीर जिसमें सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों काफी देर तक कई मुद्दों पर बातचीत दोनों ने की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ से चलकर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरे और फिर सीधे यूपी सदन पहुंच गए। यहां थोड़ी देर आराम करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री योगी ने अमित शाह के साथ मुलाकात की है। दिल्ली में होने वाली बैठकों से पहले बुधवार देर रात लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल थे। इसको सरकार ने हर महीने होने वाली रूटीन बैठक बताकर सियासी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। वैसे अमित शाह से मुलाकात के बाद शुक्रवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी योगी आदित्यनाथ की बैठक हो सकती है। और दिल्ली में अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस दौरान शाह से मुलाकात करने अनुप्रिया पटेल भी पहुंची। यूपी में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच अनुप्रिया पटेल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर जाकर मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह के आवास पर मौजूद रहे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल का काफिला अपने आवास से निकलते हुए दिखाई दे रहा है, जो अमित शाह से मुलाकात के लिए रवाना हुआ था। दरअसल यूपी में कई दिन से सियासी हलचल तेज है। इस बीच दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने और अमित शाह के साथ केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की खबरें भी सामने आ गई। लेकिन इस बीच अनुप्रिया पटेल के साथ अमित शाह की मुलाकात की खबर ने सबको हैरान कर दिया। अब एक बात तो साफ है कि बीजेपी आने वाले 2022 के चुनाव को देखते हुए सियासी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4:10 पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे। इसके बाद शाम 5:45 पर बाहर निकले। इस बीच लगभग 95 मिनट तक योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच ये मुलाकात चली। इसके बाद यूपी भवन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अपने चहेते लोगों को आसमान पर रखते हैं, जिन्हें वो पसंद नहीं करते उनको पाताल में डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आला कमान कल्चर के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति में कोई भी लोगों की सेवा के लिए आता है, किसी व्यक्ति या परिवार की सेवा के लिए नहीं आता। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने चहेते लोगों को आसमान पर रखते हैं, जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं उनको पाताल में डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आला कमान कल्चर के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति में कोई भी लोगों की सेवा के लिए आता है, किसी व्यक्ति या परिवार की सेवा के लिए नहीं आता। खास तौर से जब से राहुल गांधी जी के हाथ में आया, उन्हें कोई पसंद है तो आसमान में है, कोई पसंद नहीं है तो पाताल में है। जो मजबूत नेता हैं, देखिए, जब तक आपके क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत कार्यकर्ता नेता नहीं होंगे, पार्टी कभी पनप नहीं सकती। अब आप एक श्रृंखला से देखिए, हुड्डा जी के साथ क्या हुआ, पायलट जी के साथ क्या हुआ, इतना इनके अमरिंदर सिंह जी के साथ क्या हो रहा है, कैप्टन के साथ, हेमंता जी के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, एक लंबी श्रृंखला है। सिंधिया जी के साथ क्या हुआ। कांग्रेस से मोहभंग होने के बाद बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने एक बार फिर से परिवारवाद पर हमला बोला है। इस मौके पर
जितिन प्रसाद ने मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की और यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर उम्मीद जताई कि जनता एक बार फिर से मौका देगी। इस मौके पर कांग्रेस मुक्त भारत जितिन प्रसाद बोलने से बचते नजर आए, लेकिन एक बात साफ कर दी कि यह फैसला जनता के हाथ में है कि जनता किससे मुक्ति चाहती है। सर, मैं आप बीजेपी में आए हैं, क्या कुछ नीतियां ऐसी थी नरेंद्र मोदी की जो आप यहाँ बीजेपी आए हैं? नहीं, जैसे मैंने कल बताया कि अगर देखा जाए कि देश में अगर कोई सही माने में राष्ट्र दल है और संस्थागत दल है जो वो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी दल जो है पूरे देश में जहाँ भी ले लीजिए, या तो क्षेत्रीय हैं या व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द मंडराने वाले हैं, वो देश का भला नहीं कर सकते। वो साथ आ जाएंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे, उनकी कोई एक नीति नहीं है। मगर आज जो देश की ज़रूरत है, जो देश विदेश में भारत का सम्मान है, जो आने वाले पीढ़ियों का इस दशक में निर्णायक जो अवसर आएंगे, उस सब के देखते हुए, दृष्टिकोण रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सफल और सक्षम और वो पूर्ति हो सकती है। सर, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सर, क्या आपको लगता है कि किन मुद्दों पर चुनाव होंगे, किस नेतृत्व पे? देखिए, मुद्दे वही होते हैं जो जनहित के रक्षा के होते हैं। विकास है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य की बात है, जो समाज के आखिरी पंक्ति व्यक्ति हैं उनके हितों की रक्षा की बात है। इन तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दर्शाता है कि ये कार्य जो प्राथमिकता पर रहती हैं वो ही असली मुद्दे होते हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये 3-4 साल पर्याप्त, 5 साल पर्याप्त नहीं होते हैं। जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी, अवसर देगी, ताकि जो कार्य शुरू किए गए हैं और जो आने वाले समय पे जो कार्य होंगे वो उनकी पूर्ति के लिए जनता पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर। और यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने विवादित बयान दिया है। मीना कुमारी ने मोबाइल को बच्चियों के उत्पीड़न का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने परिजनों से अपील की है कि वो बच्चियों को मोबाइल फोन न दें, क्योंकि लड़कियां घंटों फोन पर बात करती हैं। मीना कुमारी ने यह भी कहा कि हर माता पिता अपनी लड़कियों का फोन चेक करें कि वो किससे बात करती हैं। और इस बयान पर विवाद होने के बाद मीना कुमारी ने अब सफाई दी है, कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। जो मैंने दिया है वो उस पर मैं कायम हूँ कि बच्चों को ध्यान देना चाहिए, माँ बापों को। आपके बयान की वजह से विवाद बढ़ गया है? लड़का लड़की आपकी बयान की वजह नहीं, मेरे बयान से अब कुछ कोई कैसे ही अर्थ लगाए, मेरा अर्थ तो सीधा है। आप अपने बयान पर कायम? मैं कायम। जो मैंने बोला है कि लड़का लड़की जो हैं नाबालिग, उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला उनको भी कि मोबाइल नहीं देना चाहिए, मैंने बोला ध्यान देना चाहिए और उनको मोबाइल चेक करनी चाहिए। वहीं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम मीना कुमारी के बयान की जांच कराने की बात कह रही हैं। मीना कुमारी का इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा, चूँकि ऐसा हमारी उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया कि चूँकि इस तरह के केस उनके पास थे उस दिन बहुत सारे जो मोबाइल से संबंधित थे, कहती इसलिए उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़कियों से को फ़ोन अगर दें तो माता पिता उस पर चेक रखें। ये ऐसा उन्होंने मीना कुमारी ने मुझे बताया। लेकिन अगर भाग जाने वाली बात कही तो गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए। हमेशा शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मीना कुमारी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। विपक्ष ने मीना कुमारी को पद से हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अच्छे संस्कार दे, चाहे लड़के को चाहे लड़कियों को, और समाज में सुधार लाना चाहिए और मानसिकता का बदलाव होना चाहिए। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मैं इस चीज़ को कतई नहीं मानती हूँ कि मोबाइल ही जो है वो दोषी है।
पूरा हिंदुस्तान जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, बच्चियों को आगे बढ़ाने की, उनको पैर पे खड़े होने की बात कर रहा है, वहीं वो कह रही हैं अगर लड़कियां लड़कों से फोन पे बात करेंगी तो बात करते भाग जाएंगी। अगर कोई लड़का बच्ची के साथ अन्याय करता है तो क्यों सरकार का रोमियो स्कर्ट क्या करेगा? शक्ति मिशन किस लिए बनाया आपने? ये पिंक बूथ क्यों बनाया? इसके मतलब सरकार महिला सुरक्षा से भागना चाहती है, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे डालना चाहती है। कमाल की सरकार है भाई। इससे ज्यादा चिंता की बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं हो सकती, और इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नहीं हो सकती कि वो महिला सुरक्षा से अपना हाथ खींच के उनकी जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे डालना चाहती है। महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने मोबाइल को लेकर महिलाओं पर, बच्चियों पर जो टिप्पणियां की हैं, उसके बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल रूप से उस पद से निष्कासित किया जाना चाहिए। आज जहां 50% आबादी की सुरक्षा और अधिकारों की बात करना जिन लोगों की जिम्मेदारी है, आज वो इस तरह की विवादित और घृणित टिप्पणियां कर रही हैं। आगरा के श्री पारस अस्पताल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई है। इस 1 मिनट की रिपोर्ट में समझिए किस किसने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आगरा में श्री पारस अस्पताल के गेट पर हुए तांडव को लेकर 3 FIR दर्ज की गई है। पहली FIR में श्री पारस हॉस्पिटल के संचालक और उसके 40 कर्मचारियों पर शिवसेना नेता ने FIR दर्ज करवाई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि श्री पारस अस्पताल के संचालक और उसके स्टाफ ने जानलेवा हमला करते हुए जमकर मारपीट की। दूसरी FIR अस्पताल संचालक की तरफ से दर्ज कराई गई है, जिसमें शिवसेना पदाधिकारियों पर, मरीजों, तीमारदारों पर हमले का आरोप है। तीसरी FIR पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत शिवसेना पदाधिकारियों पर दर्ज की है। 6 मिनट के 4 वीडियो वायरल होने के बाद बदनामी के शिखर पर पहुंचा है श्री पारस हॉस्पिटल, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है और श्री पारस हॉस्पिटल के सामने मरीजों की शिफ्टिंग के दौरान जो जमकर तांडव हुआ था और मारपीट हुई तो उसमें कई लोग घायल हुए थे। तो इसमें 3 FIR दर्ज की गई है न्यू आगरा थाने में। 3 FIR दर्ज होने के बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि श्री पारस हॉस्पिटल के संचालक और 40 कर्मचारी भी लपेटे में आ गए हैं, जिन पर सीधा सीधा मारपीट, हमले का और तांडव मचाने का आरोप है। कोरोना संकट में नोएडा पुलिस न सिर्फ कानून व्यवस्था को बना रखने में जुटी हुई है, बल्कि लोगों के लिए रोजी रोटी की भी व्यवस्था कर रही है। इस कड़ी में नोएडा पुलिस ने पर्यावरण की देखभाल के साथ साथ लोगों को रोजगार के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है। नोएडा पुलिस ने अपनी नई मुहिम में महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुलिस लाइन में सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखे से धागा बनाने की अनूठी परियोजना की शुरुआत की है। पुलिस लाइन में लगाए गए सौर ऊर्जा से चलने वाले इस चरखे से कई महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इसके जरिए हर दिन महिलाएं 300 रुपये कमा सकती हैं। फिलहाल 15 दिन का शिविर यहाँ लगाया गया, जिसके बाद इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। ये सोलर चरखे हैं और इसमें 25 चरखे जो हैं आज यहाँ पर उनका इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। खाकी और खादी का ये एक कार्यक्रम है जो हमने संयुक्त रूप से चलाया है। इसमें हम अपने यहाँ की जो पुलिस परिवार की महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सोलर चरखे को कैसे चलाते हैं इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरह से प्रतिदिन लगभग 300 से 350 रुपये की आय प्रति हमारे ट्रेनी को होगी। ये कार्यक्रम यहाँ पर 15 दिन का प्रशिक्षण शिविर है और फिर इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ।